नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लद्दाख के लिए बजट 4 गुना बढ़ाया गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन की योजना की शुरुआत की। 9 लाख कुशल और अर्धकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की दर 58.67% हुई। 3,21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। और बांग्लादेश सरकार का घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद LAHDC के बजट में 4 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भाषा और संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया है। श्री पुरी ने लद्दाख के लोगों के साथ वर्चुअल जनसंवाद रैली में ये बात कही। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो बजट है वो 4 गुना इंक्रीज हुआ है और अब 232 करोड़ के सैंक्शन है। काउंसिल जो लेह और कारगिल में है, जो LAHDC एक्ट है उसको भी अमेंड किया गया है और प्रायोरिटाइज प्रिजर्वेशन किया गया है कल्चर और लैंग्वेज के लिए लद्दाख में। श्री पुरी ने आशा व्यक्त की कि लद्दाख तेजी से आर्थिक विकास के लक्ष्य हासिल करेगा और कोविड-19 सहित सभी चुनौतियों से बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि लेह और लद्दाख को बहुत जल्द स्मार्ट क्षेत्रों में बदला जाएगा। क्षेत्र में दूरसंचार संपर्क के लिए 54 टावर लगाने की मंजूरी दी गई है। श्री पुरी ने कहा कि क्षेत्र में चलाए जा रहे सभी कार्यों का जायजा लेने के लिए वे जल्द ही लद्दाख का दौरा करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। श्रीमती बादल ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र प्रायोजित योजना से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल तथा अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। अब 10,000 करोड़ इनके ऊपर जब खर्चा जाएगा और इनके पास तक पहुंच करके इनको क्रेडिट पैसे भी दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। मुझे उम्मीद है ये 2 लाख एंटरप्राइजेस जब अपग्रेड होकर फॉर्मल सेक्टर में आएंगे तो ये एक रूरल भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी। श्रीमती बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं, खासतौर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा। श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक देशों की तुलना में नए देश भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर रहे हैं, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पूरी क्षमता हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। श्रीमती बादल ने सभी निवेशकों को सलाह दी है कि संभावित अवसर के रूप में रेडी टू ईट उत्पादों पर विचार किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की गई है। कर्नाटक में 7,507 लोगों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 57% हो गई है। 5,472 लोगों का इलाज चल रहा है। ये जानकारी राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर ने एक ट्वीट में दी। अब तक 5,95,000 नमूनों की जांच की गई है। संक्रमित लोगों की दर 2.1% है और 5,56,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। राज्य में मरने वालों की दर 1.56% से नीचे है। बंगलुरु में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। डॉ के सुधाकर ने कहा कि 23 जून को कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 1,556 थी, जो 28 जून को 3,419 हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड पॉजिटिव केसेस को अस्पताल या कोविड केयर सेंटर तक पहुंचाने के लिए अभी हो रहे गलतियों को ठीक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राजस्व मंत्री आर अशोका जी ने आज बेंगलुरु में बताया कि निजी कोविड टेस्टिंग प्रयोगालय सीधा पॉजिटिव रोगियों को रिजल्ट्स बताने की वजह से हो रहे समस्या के निवारण के लिए अब प्रयोगालय रिजल्ट्स को आईसीएमआर या नगर पालिका के वेब पोर्टल्स को अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। पॉजिटिव लोगों को बेड अलॉट होने के बाद ही नगर पालिका के वार्ड स्तर के अधिकारी पॉजिटिव पेशेंट्स को जानकारी देकर उनका क्वारंटाइन प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सिम्टोमैटिक और असिम्टोमैटिक रोगियों को प्रत्येक जगहों पर रखने के लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। बेंगलुरु में अधिक बिस्तर का इंतजाम किया जा रहा है। डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी पीपीई किट के ऊपर अपना डेसिग्नेशन प्रदर्शन करने का नियम जारी किया गया है। अस्पताल और सील डाउन एरियाज में खाने के गुणवत्ता को सुधारने के प्रयत्न भी जारी हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गंभीर कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की। श्री केजरीवाल ने ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैंक अगले 2 दिन में काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्लाज्मा दान करने से संबंधित पूछताछ के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल परीक्षण किया है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। डॉक्टर असीम गुप्ता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कोविड-19 के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई के निर्यात की अनुमति दी गई है। अब देश से हर महीने 50 लाख पीपीई किट निर्यात की जा सकेंगी। श्री गोयल ने ट्विटर पर कहा कि इससे मेक इन इंडिया निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की CSIR राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार की है। इस ऑक्सीजन यूनिट को घरों, अस्पतालों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि इस यूनिट की महत्वपूर्ण खूबी ये है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग घटाने में सहायता मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि कोरोना मरीजों को शुरू में ही ऑक्सीजन मिल जाए तो बाद में उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोविड-19 महामारी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरूआत करेगी। इस अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए भी लोगों की जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोजाना बैठक के दौरान इस अभियान की तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिदिन 15 से 20 हजार नमूने एकत्रित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में परीक्षण क्षमता प्रति 10 लाख लोगों पर 4,000 से दोगुनी कर 8,000 की जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 76.9% हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर से काफी ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 221 नए मरीज मिलने के बाद से कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,186 हो गई है, जबकि अब तक 557 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में मामलों की संख्या बढ़कर 4,615 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,740 मरीज मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे ECR ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के 32 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव और ECR के महाप्रबंधक के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए बैठक में ये फैसला लिया गया। रेलवे बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत अलग से धनराशि आवंटित की है। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से करीब 35 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं। रेलवे ने इन्हें विनिर्माण तथा आधारभूत संरचना के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के काम में लगाने की बात कही है। ECR ने प्रवासी मजदूरों को काम पर लगाने और उनके प्रबंधन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय किया है। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक RD वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत हमने मालगाड़ियों का परिचालन और पार्सल स्पेशल ट्रेन को चला के जो एसेंशियल कमोडिटीज है देश में उसकी आपूर्ति की। उसके पश्चात हमने कोविड केयर कोचेस को बनाने का निर्णय किया। करीब 5,231 कोचेस आज 215 स्टेशन में तैनात हैं और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और PPE का प्रोडक्शन किया। हमारे वर्कशॉप्स में PPE बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगह पे इसको सप्लाई की जा रही है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा है कि सातानुकुलम में पिता पुत्र की हिरासत में मौत के मामले की CBI से जांच कराने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पुलिस की कथित यातना के कारण इन पिता पुत्र की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। आज मदुरै पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई के समय राज्य के अपर महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार इस मामले की जांच CBI को सौंपना चाहती है। अदालत ने कहा कि ये सरकार पर निर्भर है कि वो नीतिगत मामलों में क्या फैसला ले। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि इसने पूरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं की है। टीम के सदस्यों ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री E. पलनीसामी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टीम ने राज्य में केवल कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला प्रशासन ने आज से सभी सरकारी कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया है। पिछले 1 महीने के दौरान सभी कार्यालयों को आधी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए थे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण जडिया ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 40 मामले आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 4,615 हो गई है। हालांकि 3,415 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आकलन योजना के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षाओं का परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा रहा है। We have taken care of each and every student who had not appeared in the examination. Now the another issue is the candidates who have already appeared in 5 examinations. In case of these students also, we have done a very important study, and thereafter we have decided that this is the best policy by which we can award the marks, so that neither the students who have appeared in all the 5 examinations would be at a loser end, nor these students who will be awarded the marks, they will be at the gainer end. हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। ये परीक्षाएं पहले से 15 जुलाई तक होनी थीं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग के डॉ अंबुज रॉय ने लोगों को विशेषकर उच्च रक्तचाप और कैंसर के मरीजों के संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉ नरेश गुप्ता ने परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115-767 और 112331-4444। हैशटैग आस्क एआईआर का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारे वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। महाराष्ट्र सरकार प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत करेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण के लिए परियोजना आज शुरू की जानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16 करोड़ 65 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह विश्व का संभवतः सबसे बड़ा परीक्षण अभियान होगा। आरंभ में इसे 13 केंद्रों में शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लद्दाख के लिए बजट 4 गुना बढ़ाया गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन की योजना की शुरुआत की। 9 लाख कुशल और अर्धकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की दर 58.67% हुई। 3,21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। बांग्लादेश सरकार का घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के खुलचोहार क्षेत्र में हुई। कल रात में अनंतनाग पुलिस को खबर मिला था कि खुल चौहार एक विलेज है, वहाँ पर 3 आतंकवादी रुके हुए हैं। तो पुलिस आर्मी जाके कॉर्डन कर ली, बाद में सीआरपी को बुला लिया गया और आज सुबह जो सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। फिर हमारे पुलिस आर्मी सीआरपी तीनों मिलकर इसको रिटेलिएट किया, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें 2 लश्कर तैयबा का है, एक एचएम का कमांडर है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर डोडा से, जिसका नाम है तारिक अहमद खान एलियास अब्बू साद भी कहते हैं। तो एक मिलिटेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट का है, 2 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है और उसमें हमको एक AK-47 राइफल मिला है, 2 पिस्टल मिला है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डोडा एक बार फिर पूरी तरह आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया है। वे इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और श्री लालजी टंडन की अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन इस समय अवकाश पर हैं। मध्य प्रदेश में शीघ्र ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से 146 शिकार रोधी शिविर डूब गए हैं। उद्यान अधिकारियों ने बताया कि 5 जंगली जानवरों को बचा लिया गया है, जबकि सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आने से 3 हिरण की मौत हो गई है। इस बीच 22 जिलों में 9,68,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 29,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। बाढ़ और लगातार बारिश ने असम में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये प्रशासन के लिए भी बहुत कठिन समय है, क्योंकि वे कोविड-19 और बाढ़ के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 29,000 विस्थापित लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। राहत शिविरों में उससे सामाजिक दूरी बनाए रखते सावधानी बरती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों में खाने पीने के सामान बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 19,000 प्रतिनिधि बंधु भी बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज फरीदाबाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दूसरे अनुसंधान और विकास परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। इसके निर्माण पर 2,282 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और ये करीब 59 एकड़ में फैला हुआ है। इस केंद्र में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया जाएगा। इसका निर्माण फरीदाबाद के सेक्टर 13 में मौजूदा परिसर के साथ किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतों में 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 13 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपये 43 पैसे और डीजल 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, 2 बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने कल बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी या संयुक्त उपक्रम मॉडल के तहत इन मिलों को पुनः चालू किया जाएगा। गुलाम दस्तगीर ने कहा कि घरेलू और वैश्विक मांग के अनुरूप जूट मिलों को आधुनिक बनाया जाएगा।
बांग्लादेश में ढाका के नजदीक श्याम बाजार क्षेत्र में बूढ़ी गंगा नदी में एक नौका दुर्घटना में 28 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 28 शव बरामद किए गए हैं। 50 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। भूटान सरकार और खोलोगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच आज भूटान की राजधानी थिम्पू में 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तंडी दोरजी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान के त्राशियांगसे जिले के खोलोगछू नदी की धारा पर होगी। इस योजना को खोलोगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड संचालित करेगी। ये भूटान के द्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बनी संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ये परियोजना 2025 के उत्तरार्ध तक पूरी होने की संभावना है। भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष अगस्त में 720 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया था। जल विद्युत क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रमुख क्षेत्र है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय विमान कंपनी के लिए विनिवेश प्रक्रिया इस साल 27 जनवरी को शुरू की गई थी। एयर इंडिया की बिक्री संबंधी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में संशोधन पत्र जारी करते हुए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण इच्छुक बोलीदाताओं की मांग पर समय सीमा बढ़ाई गई है। जनवरी में EOI जारी करते समय बोलियां भेजने की अंतिम तारीख 17 मार्च रखी गई थी, जिसे बाद में 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। इसे एक बार फिर बढ़ाकर इस महीने की 30 तारीख तक कर दिया गया था। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रोफेसर महालनोबिस ने आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक ट्वीट में कहा कि यह दिन प्रोफेसर महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए नीति और विकास योजना बनाने में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय भाग ले रहे हैं। इस वर्ष गोष्ठी का विषय अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली और लैंगिक समानता है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बरसात होगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 28 या 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ेंगी। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में शाम को आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लद्दाख के लिए बजट 4 गुना बढ़ाया गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन की योजना की शुरूआत की।
9 लाख कुशल और अर्धकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की दर 58.67% हुई। 3,21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।